चलिए, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे मॉडर्न एजुकेशन या आधुनिक शिक्षा के बारे में। और आधुनिक शिक्षा के प्रचार के लिए राजा राममोहन राय के जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयत्न हैं, उनके ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के प्रचार में सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से माने जाते हैं। तो इंडिया में जो मॉडर्न एजुकेशन आई है, जो मॉडर्न एजुकेशन का एक्सपांसन किया है, उसमें इनिशियल लेवल पर जो एक्सपांसनिस्ट थे, जो प्रचारक थे, उनमें सबसे पहला नाम ही किसका आता है? तो राजा राममोहन राय का आता है। ठीक है, राजा राममोहन राय का ये विचार था, या उनकी आइडियोलॉजी थी, उनका ये कंसेप्ट था कि आधुनिक शिक्षा को देश में, आधुनिक शिक्षा देश में आधुनिक विचारों के प्रचार का मुख्य साधन है या मुख्य मीडियम है। ठीक है, तो जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है, जो मॉडर्न विचारधारा है, अगर आधुनिक विचारों को हमें देश में प्रचारित करना है, तो उसका जो रास्ता है, उसका जो मीडियम है, वो है मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन या आधुनिक शिक्षा ही वो रास्ता है जिसके द्वारा आधुनिक विचारों को हम इंडिया में क्या कर सकते हैं? एक्सपांड कर सकते हैं, या इंडिया की पब्लिक में उन्हें समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है भारत में मॉडर्न एजुकेशन के पहले प्रवर्तक के या प्रारंभिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें, तो इंडिया में एक व्यक्ति, एक डच घड़ीसाज हुआ करते थे, एक डच वॉच मेकर हुआ करते थे, जिनका नाम था डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर जो एक घड़ीसाज थे, एक वॉच मेकर के रूप में इंडिया आए थे इन 1800। तो डेविड हेयर जो 1800 में भारत आए थे, लेकिन उन्होंने बाद में जीवन भर इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को स्टेबल करने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन को पूरी तरह से लाने के लिए काफ़ी कुछ प्रयत्न किया। और इन्हीं डेविड हेयर को अपना सर्वाधिक सपोर्ट किया था, अपना पूरा का पूरा समर्थन दिया था किसने? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स एफर्ट टू फाउंड द हिंदू कॉलेज इन 1817। तो सबसे पहले अगर मॉडर्न एजुकेशन में बात की जाती है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है, ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स। डेविड हेयर को काफी सपोर्ट किया। डेविड हेयर कौन था? तो ही वॉज अ वॉच मेकर। ये एक डच व्यक्ति था जो 1800 में भारत आया था, और इसने काफी कुछ किया था इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को लाने के लिए। ठीक है, और इनका पूरा सपोर्ट किया है, पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है राजा राममोहन राय ने। तो ध्यान रखिएगा, ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स एफर्ट टू फाउंड हिंदू कॉलेज इन 1817, और इन्होंने ही हिंदू कॉलेज स्टेब्लिश किया था 1817 में। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। तो राजा राममोहन राय ने अपने खर्चे पर, ठीक है ना, अपने खर्चे पर एक इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को स्थापित किया था 1817 में, 1817 में। ठीक है, तो एक चीज और कि राजा राममोहन रॉय स्टेब्लिश इंग्लिश स्कूल, ठीक है ना, एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की है इन 1817। अपने खर्चे पर इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल शुरू किया था। और सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल में, इस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में मैकेनिज्म यानी कि यांत्रिक, ठीक है, मैकेनिक्स इट मीन्स यांत्रिकी, और जो वोल्टेयर के दर्शन थे या वोल्टेयर की जो फिलोसॉफी थी उसके बारे में टीचिंग की जाती थी, उसके बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राजा राममोहन रॉय इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वोल्टेयर्स फिलोसॉफी। तो यहाँ पे टीच किया जाता था, यहाँ पे पढ़ाया जाता था किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिक्स इट मींस यांत्रिकी। और दूसरा है वोल्टेयर, जो एक काफी बड़े विद्वान थे, काफी महान दार्शनिक थे वोल्टेयर। वोल्टेयर की जो फिलोसॉफी है, वोल्टेयर के जो दर्शन शास्त्र हैं, उसके बारे में यहाँ पे टीचिंग की जाती थी, उसके बारे में पढ़ाया जाता था। कहाँ पे? इंग्लिश स्कूल दैट वाज ओपनड बाई राजा राममोहन राय इन 1817, 1817 में। ठीक है, अगला इनका जो कार्य है वो देखा जाता है इन 1825, 1825 में।
इन 1825 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, इस्टेब्लिश वेदांत कॉलेज, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जाता है, इन 1825 ही स्टेब्लिश अ वेदांत कॉलेज वेयर कोर्सेज इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिलोसॉफिकल साइंस वर फिजिकल साइंस वर ऑफर्ड। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि इनके द्वारा 1825 में जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, वहाँ पे भारतीय शिक्षा, समझ गए ना, तो भारत की जो परंपरागत शिक्षा थी उसे भी बढ़ाया जाता था, साथ ही जो पाश्चात्य शिक्षा थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो वेस्टर्न की या पश्चिम की जो सामाजिक और फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की भी वहाँ पर क्या की जाती थी, टीचिंग की जाती थी, वो पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ा मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल देता हूँ। इन 1825 ही स्टेब्लिश वेदांत कॉलेज वेयर कोर्सेज इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस वर ऑफर्ड, जहाँ पे भारतीय शिक्षा भी दी जाती थी और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया है मॉडर्न एजुकेशन या आधुनिक शिक्षा को इंडिया में लाने के लिए, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा को लाने के लिए राजा राममोहन राय ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। और उसी के बारे में आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया डेविड हेयर्स के बारे में। डेविड हेयर को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और इंदू कॉलेज बनाने में उनकी हेल्प की, ठीक है। 1817 में इन्होंने अपने खर्चे पर एक इंग्लिश स्कूल स्थापित किया जहाँ पे मैकेनिक्स और वोल्टेयर की फिलोसॉफी तक पढ़ाई जाती थी। इन 1825 इन्होंने वेदांत कॉलेज स्थापित किया जहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल टीचिंग के अलावा या लर्निंग्स के अलावा जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड कराई जाती थी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में या इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन के अग्रदूत या समर्थक या के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर जो आप लोगों को लगाना है वो लगाना है किसे, राजा राममोहन राय को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब इनके अगले सोशल रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला जो इन्होंने सोशल रिफॉर्म किया है या इनके बारे में कुछ और नई चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि राजा राममोहन राय को कई सारी लैंग्वेज या कई लगभग 1 दर्जन भाषाओं की क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, 1 दर्जन भाषाओं के बारे में उन्हें जानकारी थी, ठीक है। राजा राममोहन राय अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट, एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छी तरह से वो उन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, एक गिफ्टेड लैंग्विस्ट के बारे में के रूप में हम उन्हें समझ सकते हैं। लैंग्विस्ट का मतलब होता है जिसे कई भाषाओं का क्या हो, जानकारी हो, ठीक है। देखिए ही न्यू मोर देन अ डजन लैंग्वेज, यानी कि 1 दर्जन से भी ज्यादा लैंग्वेज उन्हें पता थी। वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ शुरू में कि इंक्लूडिंग संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। तो इतनी भाषाएं हैं जो हमने अभी आपको डिस्कस की, और भी कई भाषाओं के बारे में उन्हें जानकारी थी। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू भाषा, ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज। इतनी लैंग्वेज को इन्होंने के ये जानकार थे। अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हेल्प्ड हिम ब्रॉड बेस हिज रेंज ऑफ स्टडी। तो इतनी सारी भाषाओं का जो ज्ञान था, इतनी सारी लैंग्वेज का जो इन्हें नॉलेज था, ये इस बात को बताता है कि कितना उनका जो ज्ञान का जो आधार था, ज्ञान का जो उनका स्तर था, वो कितना ज्यादा बड़ा रहा होगा, ठीक है ना। अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज हेल्प्ड हिम टू ब्रॉड बेस हिज रेंज ऑफ स्टडी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेज का इनको नॉलेज है, इसके माध्यम से इन्होंने अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को काफी ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि उन लैंग्वेज में लिखे गए जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे, उन्हें उन्होंने मूल भाषाओं में ही क्या किया, समझा है और अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो अगर बात की जाए इनके नॉलेज की, जैसे मैंने शुरू में ही बोला है कि ये काफी विद्वान या इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट जो सोशल रिफॉर्मर के रूप में, हम रिफॉर्मिस्ट के रूप में इन्हें जानते हैं, और वो ये है कि फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन्हें भारत में प्रेस के फ्रीडम, प्रेस के अग्रदूत के रूप में या पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हम बात करेंगे, देखिए लैंग्विस्ट होना या कई भाषाओं का जानकार होना, वो इनकी एक विद्वता है, वो इनकी एक इंटेलेक्चुअलिटी है, ठीक है। अब हम सोशल रिफॉर्म की बात करें तो चौथे नंबर पे यहां पे पॉइंट आ जाता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस।
तो सबसे पहली बात अगर की जाए ना, तो भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में ही किसे जानते हैं, तो राजा राममोहन राय को जानते हैं। ठीक है, इंडिया में प्रेस के फाउंडर के रूप में, अग्रदूत के रूप में हम जानते हैं राजा राममोहन रॉय को। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कई लैंग्वेजेस में अपनी पत्र पत्रिकाएं, अपने जर्नल्स को क्या किया, प्रकाशित किया, और उनके माध्यम से जनता की जो मांगे थी, ठीक है, जनता की जो मांगे थी, जनता की जो डिमांड्स थी, उन्हें सरकार के सामने क्या किया है, रखा है। ठीक है, जनता की मांगों और शिकायतों को रखने के लिए उन्होंने कई भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं क्या की थी, निकाली थी। ठीक है, तो ये एक इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। राजा राममोहन रॉय ब्रोट आउट जनरल्स इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश एंड पर्शियन टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म the public and represent their grievances before the government। it means कि इन्होंने कई भाषाओं में, जैसे कि बंगला हो गई, हिंदी हो गई, फारसी हो गई और अंग्रेजी माध्यम में पत्र पत्रिकाएं निकाली, जिसके माध्यम से जनता की जो शिकायतें थी, जनता की जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, उन्हें सरकार के सामने क्या किया है, रखा है। ठीक है, तो एक और जो इनका कर्तव्य, एक और जो इनके रोल है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के रूप में। ठीक है, प्रेस के अग्रदूत के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में, राजनीतिक जो इनकी एक्टिविटी है उसमें इनका कैसा रोल रहता है। और जैसा इतने सारे हम सेक्टर्स देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल मामले यानी राजनीतिक मामलों में भी हम भारत में जन आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे देखते हैं, सबसे पहले राजा राममोहन राय को, जिन्होंने कई राजनीतिक प्रश्नों पर एक जन आंदोलन के प्रवर्तक की भूमिका, यानी कि एक स्टार्ट करने वाला, एक शुरुआत करने वाले व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर, काफी निडर होकर एक साहसी आंदोलनकर्ता के रूप में या लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा पॉलिटिकल एक्टिविटी में इनका जो रोल है उसको लेकर। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कि है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक एक्टिविस्ट के रूप में भी राजा राममोहन राय ने कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं। जैसे देश के राजनीतिक प्रश्नों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, देश के जो भी पॉलिटिकल अगर क्वेश्चन होते हैं या कोई भी पॉलिटिकल अगर बात आती है, तो उस पर इनकी भूमिका हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि राजा राममोहन राय बेसिकली अगर देखा जाए तो बंगाल से बिलोंग करते थे, और हम सभी को पता है कि हमने अभी लास्ट क्लास में लेक्चर 5 में हमने शायद डिस्कस की थी कुछ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, कुछ भू राजस्व नीतियां। ठीक है, तो कुछ भू राजस्व नीतियां हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त की बात की थी। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में शुरू हुआ था वो बंगाल से हुआ था। ठीक है, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था, उस स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि 10 ईयर 10 साल के लिए जमींदारों को लैंड के राइट्स दे दिए जा रहे थे, भूमि का स्वामी डिक्लेयर कर दिया जा रहा था। ठीक है, और एक फिक्स अमाउंट जो था वो ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा दिया जाना तय हुआ था, जमींदारों के द्वारा। जमींदार एक फिक्स रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे 10 ईयर्स तक, 10 सालों तक। ठीक है, लेकिन जो टैक्स लगाया जा रहा था किस पर, फार्मर्स पर या किसानों पर, ये फिक्स नहीं था। ठीक है, फार्मर्स पर जो टैक्स लगता था ये फिक्स नहीं था, और फार्मर्स से जमींदार एक प्रकार से देखा जाए तो फार्मर्स पर जमींदारों का काफी ज्यादा उत्पीड़न होता था, काफी ज्यादा अत्याचार होता था। ठीक है, किसानों को एक प्रकार से देखा जाए तो जो जमींदारों की इच्छा होती है उतना टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो जमींदार लोग किसानों से काफी ज्यादा टैक्स वसूलते थे, काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स अमाउंट में टैक्स दिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझें कि इस मुद्दे पर, ये पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में, कि इन्होंने किस तरह से किसानों के हित में आंदोलन किया। ठीक है, क्यों किसानों के हित में आंदोलन किया, क्योंकि बंगाल के जो जमींदार थे वो उत्पीड़क, काफी ज्यादा उत्पीड़न कर रहे थे, और इन उत्पीड़न की कार्यवाहियों की निंदा की है, और किसानों को इस दयनीय स्थिति से उभारने की कोशिश की राजा राममोहन राय ने। तो वो सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरे नंबर पे आपके जमींदार हो गए यानी लैंड लॉर्ड्स हो गए, ठीक है, लैंड लॉर्ड्स, और तीसरे नंबर पे आपके आगे फार्मर्स। अब देखिए क्या होता है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फार्मर्स के द्वारा जो रेवेन्यू दिया जाना है 10 ईयर के लिए इन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो तो फिक्स है। लेकिन लैंडलॉर्ड्स अब अपनी ज़्यादा इनकम करना चाह रहे हैं, इसलिए ये फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स जनरेट कर लगाते हैं, ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते हैं और फार्मर्स से ज़्यादा रेवेन्यू लेते हैं, लेकिन फिक्स अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। इट मीन्स कि ये किसानों के ऊपर पूरी तरह से किया जाने वाला क्या था, एक अत्याचार था, क्योंकि इन्होंने किसानों के रिफॉर्म्स के लिए कुछ नहीं किया, लैंड रिफॉर्म्स के लिए कुछ नहीं किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू को, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने का काम किया। किसने? लैंडलॉर्ड्स ने, यानी कि जमींदारों ने। ठीक है, अब इनकी क्या डिमांड थी, इनकी क्या मांग थी, अगर हम देखें तो देखिए उन्होंने राजा राममोहन राय ने मांग की कि वास्तविक किसानों द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम लगान को सदा के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे जो टैक्स है वो फिक्स है, उसी तरह किसानों के द्वारा जमींदार को दिया जाने वाला टैक्स भी हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या मांग की है, इन्होंने ये डिमांड की है कि किसानों के द्वारा जो जमींदारों को टैक्स दिया जाता है उसे भी हमेशा के लिए क्या कर दो, फिक्स कर दो। ऑब्वियसली जब आप एक फिक्स टैक्स दे रहे हैं तो फार्मर से भी फिक्स अमाउंट में टैक्स लिया जाना चाहिए। फार्मर्स को कभी ज्यादा कभी कम टैक्स वसूला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने डिमांड की कि जो किसान हैं उन्हें भी अधिकतम लगान को सदा के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए, जिससे वे भी 1793 के स्थायी बंदोबस्त से फायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था उसका कुछ फायदा, कुछ लाभ फार्मर्स को भी मिल सके, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया, यहाँ पे अपनी बात उठाई, यहाँ पे जमींदारों की कड़ी निंदा की है, जमींदारों के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट किया था। ठीक है, ही कंडेम्ड ऑपरेसिव ऑफ बंगाली जमींदार एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट्स। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम रेंट्स वसूला जा रहा है उसे फिक्स करने की डिमांड की है किसने? राजा राममोहन राय ने। ऑब्वियसली आप लोग समझ गए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो मूवमेंट हुए हैं, चाहे रिफॉर्मिस्ट हो चाहे रिवोल्ट हो, वो सब स्टार्ट ही कहाँ से हुए थे? वो सब स्टार्ट हुए थे, जो वो सारे के सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे कहाँ से? बंगाल से। ठीक है, तो बंगाल ही सबसे पहले केंद्र बनता है एजुकेशन का, बंगाली केंद्र बनता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, बंगाली केंद्र बनता है ट्रेड या व्यापार का, और बंगाल में ही सबसे पहले मूवमेंट भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखिएगा दूसरी चीज अगर हम बात करें, ही आल्सो डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन दी टैक्स फ्री लैंड्स। ठीक है, तो जो टैक्स फ्री लैंड होते थे, जहां पे टैक्स नहीं लगाया जाना तय था, वहां पर भी टैक्स लगाया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है ना, तो इसके खिलाफ भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई है कि टैक्स फ्री लैंड, जो कर मुक्त भूमि है, उस पर भी टैक्स लगाने के खिलाफ इन्होंने अपने आंदोलन किए हैं। ठीक है, ही कॉल्ड, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही कॉल्ड फॉर अ रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड एंड अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट्स। तो ये हो गया है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से समझिएगा कि दूसरे पॉइंट में मैंने ये बोला है कि जो टैक्स फ्री लैंड पर टैक्स लगाया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला है कि इन्होंने इस मुद्दे पर बात की है, इस मुद्दे पर इन्होंने बात उठाई है कि इंडियन गुड्स पर, भारतीय माल पर जो इतना ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स या इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो कोई माल बना रहे हैं, वो कोई गुड्स बना रहे हैं, तो उन पर इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लग रही है? उन गुड्स पर, उन सामानों पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों लग रहा है? जबकि जो ब्रिटिश गुड्स है, जो यूरोपियन गुड्स इंडिया में ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन इंडियन गुड्स पर इतनी ज्यादा निर्यात शुल्क, इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है? ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रयत्न किया है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसे रिडक्ट किया जाए, उसे कम किया जाए, जिससे भारतीय व्यापारियों की भी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिले। ठीक है, साथ ही इन्होंने ये कोशिश की है, इन्होंने ये प्रश्न उठाया है, इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं वो क्या होने चाहिए? समाप्त होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन्होंने डिमांड की है कि ईआईसी के जो ट्रेडिंग राइट्स हैं उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और आप सभी को पता है कि इन 1813 में जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म कर दी गई थी, लेकिन दो ऐसे व्यापार थे जिसमें मोनोपोली बनी हुई थी, जो कि थे चाइनीज सिल्क यानी चीनी रेशम और चाय के व्यापार पर। ठीक है, चाइनीज सिल्क और चीनी रेशम और चाय के व्यापार पर मोनोपोली एकाधिकार था। और इन फाइनली 1833 आते आते
पूरी के पूरे जो ट्रेडिंग राइट्स थे, जो पूरी की पूरी ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने भी ये डिमांड की थी और उसे भी कंप्लीट हुआ, वो सारी चीजें भी हुई 1833 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने डिमांड की है, ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुप्रीम सर्विसेज। तो सुप्रीम सर्विसेज उस समय जो सिविल सर्विसेज थी, ठीक है ना, जो नागरिक सेवाएं थी, उसमें इंडियंस को उच्च पदों पर नियुक्ति मिलना चाहिए। जैसा कि ब्रिटिशर्स की ना, अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमाने से ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी कि इंडियंस को ना ऊंचे ऊंचे पदों पर, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का सेक्टर क्यों ना हो, उसमें इंडियंस को उच्च पदों पर, उच्च ओहदों पर अपॉइंट नहीं करने की नीति अपनाई जा रही थी। ठीक है, यहां पे इन्होंने डिमांड की है कि इंडियंस को सर्विसेज में या सुपीरियर जो सर्विसेज हैं सिविल सर्विसेज टाइप में, कलेक्टर जैसे हो गए हैं, उन पदों पर इंडियंस को अपॉइंट किया जाना चाहिए, भारतीयकरण किया जाना चाहिए। एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है, देखिए उस समय पर क्या होता था कि जो कलेक्टर होता था, जो प्रशासन का एक मुख्य ऑफिसर है, सबसे सुप्रीम ऑफिसर है, वही जुडिशरी का काम भी संभालता था। तो कलेक्टर ही प्रशासन भी कर रहा है, कलेक्टर ही न्याय भी दे रहा है। तो इन एक्टिविटीज को खत्म करने की डिमांड की है राजा राम मोहन राय ने। तो इस बात को भी समझे, ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट करने की डिमांड ही किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ही डिमांडेड जुडिशरी इक्वलिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की है, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, ठीक है, कानून के समक्ष जो समानता का जो राइट था, जो अधिकार था, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही इंडिया में शुरू किया गया था और आज भी चल रहा है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन, एक अपवाद हमने डिस्कस किया था, वो था जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हमने ये डिस्कस किया था कि यूरोपियंस और इंडियंस, ठीक है, भारतीय और यूरोपियंस को जब हम न्याय की बात करते हैं तो यूरोपियंस का पूरा जो लॉस हैं, जो कानून है, वो अलग होते हैं। उनकी जो न्याय व्यवस्था है, उनके लिए जो न्यायपालिका है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उनके लिए डिफरेंट कोड, और उनको न्याय, उनके जो केसेस होते हैं उसमें हमेशा यूरोपियन जजों को ही अपॉइंट करने की पॉलिसी अपनाई गई थी। तो इन्होंने ये प्रश्न उठाया, इन्होंने ये क्वेश्चनिंग की है कि जुडिशरी में इंडियन और यूरोपियंस के बीच में जो भिन्नताएं हैं, जो आप भेदभाव कर रहे हैं, उसे खत्म करना चाहिए और दोनों को इक्वलिटी या दोनों को एक समान रखना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस के द्वारा इंडियंस पर काफी क्रूएलिटी की जाती थी, काफी उनके साथ उत्पीड़न होता था। और जब, चूंकि राइट इक्वलिटी फॉर द लॉ है, और जब इंडियंस के द्वारा मुकदमा चलाया जाता था, जब केस किया जाता था, तो ये लोग जो हैं वो आसानी से छूट जाते थे, क्योंकि उनके केस यूरोपियन सुनते थे, उनके केस यूरोपियन जजेस सुनते थे, उनके लिए जो लॉस थे वो अलग थे, उनके लिए जो कोर्ट्स थे, जो अदालतें थी वो अलग थी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक भेदभाव हो रहा था, जिसके खिलाफ प्रश्न उठाया था, जिसके खिलाफ आंदोलन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में जो राजा राम मोहन राय की भूमिका थी इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब अगले मुद्दे के ऊपर गौर करते हैं, अगले इनके एक्टिव रोल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब जो छठे नंबर पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एक इंटरनेशनलिस्ट, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय जानकार के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समझ रखने के व्यक्ति के रूप में। ठीक है, तो छठे नंबर पे मैं बात करूंगा एज एन इंटरनेशनलिस्ट। देखिए इंटरनेशनलिस्ट की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन्होंने उस जमाने में या उस समय पर ही ये बोल दिया था, या ये विचारधारा रखी थी कि जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, या जो पड़ोसी देश हैं, जो आसपास के देश हैं, उनके बीच में एक ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना होना चाहिए। इन्होंने ये बात कही, इन्होंने ये विचारधारा रखी कि सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, सभी कंट्रीज को एक सिस्टमेटिक सिस्टम के तहत काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों में वेलफेयर बढ़ सके, व्यापार ठीक से हो सके। ठीक है, तो ये चीजों को, इन अवधारणाओं को जो आज के समय चल रही है वो
कंसेप्ट सबसे पहले या सबसे शुरुआत में इन्होंने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। ही स्टूड फॉर ब्रदरहुड अमोंग द नेशंस, यानी कि इन्होंने कदम उठाया या इन्होंने बात की सभी देशों में एक ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ही स्टूड फॉर ब्रदरहुड अमोंग द नेशंस, तो डिफरेंट कंट्रीज में ब्रदरहुड के बारे में, या ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, तो साथ ही इन्हें देखा जाता है किस रूप में, तो इन्होंने हमेशा समर्थन किया, हमेशा सपोर्ट किया है स्वतंत्रता का, समानता का और जस्टिस यानी न्याय का, ठीक है। तो हर एक देश में, हर एक जगह पर, हर एक कंट्री में लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, लोगों को समानता मिलना चाहिए, इसके लिए इन्होंने काफी सपोर्ट किया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो राजा राममोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली है, ठीक है। इन्होंने काफी गहरी दिलचस्पी ली है, किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर, इंटरनेशनल जो भी अगर मुद्दे होते हैं, कोई घटना होती है तो इनकी उस पर काफी गहरी रुचि होती थी, ठीक है। और हर जगह इन्होंने स्वतंत्रता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता के आंदोलनों का ही क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल इशू होता है तो इनका जो सपोर्ट होता है वो इंडिपेंडेंसशिप को लेकर होता है, डेमोक्रेसी को लेकर होता है, और नेशनलिस्ट आंदोलन के सपोर्टर के रूप में हम इन्हें देखते हैं। वहीं इन्होंने हर तरह के उत्पीड़न, हर तरह के अन्याय और हमेशा जुल्म का क्या किया है, विरोध किया है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, निडर रहकर एक इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरणों की अगर हम बात करें, तो किस तरह से इंटरनेशनल इश्यूज पर हम इनकी पकड़ या इनके द्वारा किए गए कदमों को हम समझते हैं। तो देखिए इन 1821 में नेपल्स में जो क्रांति थी, नेपल्स में जो रिवोल्ट ऑफ नेपल्स हुआ था, वो अनसक्सेस हो जाता है, असफल हो जाता है, और इस बात का गहरा दुख पहुंचता है किसे, राजा राममोहन राय को, और वो अपने सारे के सारे जो इनके सामाजिक कार्यक्रम थे उन्हें क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से हम समझें कि किस तरह से 1821 में रिवोल्ट ऑफ नेपल्स जब अनसक्सेसफुल हो गया तो इन्होंने अपने सारे के सारे जो सामाजिक कार्यक्रम थे उन्हें क्या किया, कैंसिल कर दिया, इतना दुख इन्हें हुआ। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो स्पेनिश और अमेरिका से जो रिवोल्ट हुआ था इन 1823 की जो घटना है, 1823 का जो इवेंट है कि स्पेनिश और अमेरिका से 1823 में क्रांति की सफलता पर उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर अपनी प्रसन्नता दिखाई थी। स्पेनिश अमेरिका का जो रिवोल्ट 1823 में सफल हुआ, सक्सेस हुआ, उसकी खुशी में इन्होंने क्या किया है, एक सार्वजनिक भोज दिया है, ठीक है ना, सभी लोगों को भोजन कराया था। तो इस तरह की एक्टिविटी हमने देखी। आयरलैंड की अगर बात करें तो आयरलैंड में जमींदारों के द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता था, जमींदारों के द्वारा जो प्रोसिक्यूशन किया जाता था वहां के फार्मर्स का, किसानों का, उनकी दयनीय स्थिति के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा निंदा की है, उनके लिए भी काफी ज्यादा इन्होंने आवाज उठाई है, और ब्रिटिशर्स का वहां पर भी इन्होंने क्या किया है, विरोध किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने राजा राममोहन राय का इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के सोशल रिफॉर्म्स में जो उनके योगदान रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो गुण थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में बात की, ठीक है। अब हमने आप लोगों को पहले ही बोला है कि 1833 में 27 दिसंबर को इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ कहाँ होती है, तो इनकी डेथ होती है ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है। और ये इंग्लैंड क्यों जाते हैं, ये लंदन क्यों जाते हैं, उसके पीछे जो कारण है, जो रीजन है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि जो मुगल इंपीरियर अकबर सेकंड थे, उनके द्वारा उन्हें एम्बेसडर के रूप में भेजा गया था ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन की क्वीन के पास, अपनी पेंशन की रकम को, अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने राजा राममोहन राय के बारे में डिस्कस की, आगे हम बात करेंगे देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, और केशव चंद्र सेन, और फिर जो ब्रह्म समाज में आगे जो डेवलपमेंट हुआ, और फिर जो एक्सप्लेनेशन और जो फिर डिवीजन हुआ ब्रह्म समाज में, ठीक है, उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे।